morning, this is Anupama Labhe for your subject Secretarial Practice, and we are discussing about the meetings. In last lecture we discussed what is meeting. Today we will discuss what are the different kinds of meetings. Under that, first type of meeting is annual general meeting. Let us see what is the meaning of annual general meeting. देखिए, पिछले इसमें हमने देखा था मीटिंग क्या होती है, उसके प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए प्रोविजंस क्या है. अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ या यू में से द टाइप्स ऑफ मीटिंग, और उसमें भी पहला जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग. ये शुरू करने के पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, इन योर सिलेबस यू हैव स्टैट्यूटरी मीटिंग, बट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो सच ए स्टैट्यूटरी मीटिंग. बराबर है, लेकिन if it is mentioned in your syllabus, it is my duty to explain what is statutory meeting, okay? But we will discuss it later on. Today's topic is annual general meeting. क्या होती है annual general meeting? जैसे कि हम लोग जानते हैं वार्षिक आम सभा. Annual general meeting यानी क्या है? वार्षिक आम सभा. इसकी क्या जरूरत होती है? All of you know that the company is an artificial person. कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने की वजह से वो अपने खुद के निर्णय जो है वो नहीं लेती है. तो किसके थ्रू लेती है? वो लेती है नेचुरल पर्सन से, कि जो एक स्वाभाविक व्यक्ति है उसके थ्रू निर्णय लिए जाते हैं. और कंपनीज एक्ट में ऐसे कई प्रोविजंस है जहाँ पे जो डिसीजंस है वो सिर्फ मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में लेने जरूरी है. एंड फॉर दैट पर्पज इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग. समझ में आया है? जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि स्पेशल बिजनेस है, कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है, which must be transacted at the members meeting, and that meeting must be conducted annually, and that's why such a type of meeting is known as annual general meeting. Clear है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई ट्रांजैक्शंस कुछ स्पेशल यानी विशेष ये होते कार्य होते हैं और कोई सामान्य कार्य होते हैं जो कि सिर्फ सदस्य द्वारा ही जिसके ऊपर निर्णय लिया जाता है. फिर ऐसे निर्णय साल में लेना जरूरी है. एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देती हूँ. डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, संचालकों की नियुक्ति जो है, ऑडिटर्स की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा ली जाती है? संचालकों की नियुक्ति जो है वो मेंबर्स या सदस्य के द्वारा ली जाती है. और जो ऑडिटर्स जिनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ली है उनका रेटिफिकेशन यानी वो अगले साल में भी कंटिन्यू रहेंगे, इसका रेटिफिकेशन लेना पड़ता है सदस्यों से, जो कि हर साल लेना है. इवन दो द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर इज फॉर 5 years, लेकिन फिर भी उसका रेटिफिकेशन एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, इसलिए भी क्या लेना जरूरी है? मीटिंग लेना जरूरी है. और वो किसकी मीटिंग में होता है? मेंबर्स की मीटिंग में होता है. और ऐसे डिसीजन जो साल में एक बार लिए जाते हैं उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को लेना कंपलसरी है. तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, एज द नेम सिग्निफाइज, is an annual general meeting of the body of the members. बॉडी ऑफ द मेंबर्स. क्या बताया है? एनुअल जनरल मीटिंग. नाम ही क्या है? वार्षिक आम सभा. बराबर है. वो कैसे लेनी चाहिए? फिर वो कैसे लेती है? एनुअल यानी वार्षिक इसमें ली जाती है. और कौन रहते हैं उसमें? बॉडी ऑफ मेंबर्स, यानी जितने भी आपके सदस्य हैं जो उस सभा में रहना अनिवार्य है या जिनको आपको नोटिस भेजना जरूरी है, ऐसे सदस्यों की जो मीटिंग या वार्षिक सभा ली जाती है उसे ही कहा जाता है वार्षिक आम सभा, उसे ही कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग. विच कंपनी टू होल्ड? अभी एक दूसरा सवाल ये आता है कि कौन सी कंपनी ने ऐसे मीटिंग लेनी है? क्या सिर्फ प्राइवेट कंपनी लेगी? क्या सिर्फ पब्लिक कंपनी लेगी? क्या जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है या जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो लेगी? तो ऐसा नहीं है. हर कंपनी, वो एक तो पब्लिक भी हो सकती है या वो प्राइवेट भी हो सकती है. हर कंपनी को क्या करना है? मीटिंग लेनी है. वो लिमिटेड लायबिलिटी की भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है. वो विद शेयर कैपिटल हो सकती है या विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है. लेकिन हर कंपनी को अपने एनुअल जनरल मीटिंग लेना जरूरी है, अनिवार्य है.
whether it is a public company or a private company, it is compulsory for each type of company, whether it has a limited capital, it has a unlimited liability, whether it has a capital, whether it do not have a share capital, but it is compulsory or mandatory for each and every type of company to hold its annual general meeting. ठीक है, फिर क्या है, जब एनुअल जनरल मीटिंग हमको लेनी है तो उसके बीच में दो कितनी गैप होनी चाहिए दो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, तो अंडर द कंपनीज एक्ट इट इज प्रोवाइडेड दैट देयर मस्ट नॉट बी मोर देन 15 months गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। यानी उन्होंने क्या बताया है कि दो जो एनुअल जनरल मीटिंग है यानी सामान्य सभा है, उसके दो सभाओं के बीच का अंतर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाता है, जिसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार के पास ही रखा गया हुआ है। यानी ओनली रजिस्ट्रार हैज़ अथॉरिटी और हैज़ अ राइट टू sanction 3 months extension for holding the annual general meeting. In such a case, there may be a gap between the previous annual general meeting and this annual general meeting of 18 months. यानी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे रजिस्ट्रार ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है, वहाँ पे जो पिछली आम सभा हुई थी और ये जो अभी आम सभा होने वाली है उसके बीच में 18 महीने की गैप हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक है, तो फिर क्या है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब लेनी है? जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स। पहली आम सभा और उसके बाद होने वाली आम सभा है, उसमें फर्क होता है। पहली आम सभा के लिए उन्होंने बताया है विदिन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि पहली जो आम सभा ली जाती है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विदिन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोला हुआ है, और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रार से 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग देयर इज नो एक्सटेंशन विच इज ग्रांटेड टू द कंपनी। यानी किसी भी हाल में उन्हें 9 महीने में अपनी फाइनेंशियल ईयर जब आपका क्लोज हो जाता है उसके 9 महीने के अंदर आपको ये आम सभा लेना अनिवार्य है। इसके लिए कोई भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग पहली हो गई है, उसके बाद में क्या आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग को क्या कहा जाता है? सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। वो क्या होती है? 1 मीटिंग इन ईच कैलेंडर ईयर। देखिए क्या होना जरूरी है, हर एक कैलेंडर ईयर में आपकी एक वार्षिक आम सभा होना जरूरी है, अनिवार्य है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर? पता है आपको? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, जैसे कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ। कैलेंडर ईयर जो है 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को क्लोज हुआ। That is the basic difference between the financial year and the calendar year. Financial year may be changed from company to company. पहले ऐसा होता था कि फाइनेंशियल ईयर जो है कंपनी अपने हिसाब से रखती थी, कोई जून में एंड करता था, लेकिन अभी क्या है, आपको आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोज करना है। तो ये क्या है, तो ये इसलिए कहा है यहाँ पे फ्रॉम द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फ्रॉम द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड, दैट मीन्स 1 मीटिंग इन एवरी कैलेंडर ईयर। समझ में आया है? एवरी कैलेंडर ईयर में आपकी कम से कम एक मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग होना जरूरी है। अब देखिए कि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है, तो फर्स्ट जब एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है आपकी, तो उस साल में आपको फिर से एक एनुअल जनरल मीटिंग लेना जरूरी नहीं, क्योंकि वो एक कैलेंडर ईयर में भी वो मीटिंग आ गई है। तो कैलेंडर ईयर में और फाइनेंशियल ईयर में जो आ गई है, तो उसी कैलेंडर ईयर में फिर से आपको सेकेंड जो है एनुअल जनरल मीटिंग लेना अनिवार्य नहीं है, और आप ले भी नहीं सकते हो। ठीक है,
फिर ये सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये कैसे होनी चाहिए, एक कैलेंडर ईयर में हर साल होनी ही चाहिए। फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, रजिस्ट्रार ओनली हैज अ राइट टू गिव एक्सटेंशन फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 months, यानी वो क्या दे सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है और होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, बट विच मस्ट नॉट बी मोर देन 3 months, ठीक है, विच शुड नॉट एक्सीड 3 months। फिर एनुअल अकाउंट्स आर नॉट रेडी, हाँ जैसे कि समझ लीजिए कि एक कंपनी ने कहा, मैंने कहा कि कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए यू हैव टू होल्ड द कंपनी मीटिंग, तो एक वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस टू प्रेजेंट द एनुअल अकाउंट्स बिफोर द मेंबर्स, बराबर है। तो कोई कंपनी ये एक कारण देके कि हमारे एनुअल अकाउंट्स अभी बनने के हैं इसलिए हम लोग मीटिंग नहीं ले सकते, ऐसा कारण नहीं दे सकते हैं। समझ में आया है? उन्हें क्या करना है कि उन्हें अपनी एनुअल जनरल मीटिंग लेनी ही है, लेकिन उस मीटिंग में या तो उसे उन्हें एडजर्न करना है या फिर वहाँ पे बताना है कि ड्यू टू नॉन कंप्लीशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द मीटिंग इज एडजर्न। लेकिन वो उस टाइम पे उनको कॉल करनी है क्योंकि उन्होंने पहले नोटिसेस भेज दिए हैं, लेकिन उन्हें वो करना भी जरूरी है। वन करेंट ईयर में कैलेंडर ईयर में मीटिंग लेना जरूरी भी है, उन्हें वो कन्वीन करनी है मीटिंग, और उसमें ये बता के कि एनुअल अकाउंट्स जो है वन ऑफ द मैटर ऑफ कंडक्टिंग द एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट रेडी, इसलिए उसे एडजर्न कर सकते हैं और उस एडजर्न मीटिंग में वो अपने एनुअल अकाउंट्स प्रेजेंट करेंगे। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग कॉल ही नहीं करे, इस तरह की कोई भी प्रोविजन अभी तक के कंपनीज एक्ट ने बनाई हुई नहीं है। दे हैव टू कन्वीन द मीटिंग। फिर क्या है, मीटिंग बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट्स दिए हुए हैं, उसके बीच में आपको ये लेनी है, लेकिन समझ लीजिए कि आपने जो स्टैट्यूटरी लिमिट दी है उसमें भी आपकी मीटिंग ली नहीं है, उसके बाद आपने मीटिंग ली है, तो दैट मीटिंग विल नॉट बी इनवैलिड मीटिंग। दैट मीन्स इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड मीटिंग। क्यों इनवैलिड मीटिंग नहीं? क्योंकि कोई भी मीटिंग जो प्रोसीजर को फॉलो करके की जाती है दैट इज वैलिड, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टैट्यूटरी लिमिट हो गई है उसके बाद में हम कॉल करेंगे, ये नहीं है। उसके लिए फिर फाइन इम्पोज किया जाता है ऑन एवरी डायरेक्टर। समझ में आया? अगर whose duty is to convene the annual general meeting? It is the duty of the directors to convene the annual general meeting. If he fails to convene the meeting, then who will be responsible? Only the directors are responsible for non-compliance of the procedure regarding the meeting. इसीलिए they are punished. That means they are imposed with fine. ठीक है, तो उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है, लेकिन मीटिंग कभी भी लो लेनी तो जरूरी है, और जब तक कि ये उनसे जो ड्यू रहता है यानी कंटिन्यू करते हैं वो डिफॉल्ट, तब तक के उनके ऊपर क्या बनता है, फाइन बनता है, एंड एवरी डायरेक्टर मस्ट पे दैट फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मीटिंग लेनी ही नहीं है, अब स्टैट्यूटरी लिमिट जो दी है वो तो एक्सपायर हो गई है, अब हम लोग मीटिंग ही नहीं ले सकते, तो आपके लिए पास कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि जिसकी वजह से आप अपनी मीटिंग नहीं लोगे। फिर कैंसलिंग और पोस्टपोनिंग ऑफ कन्वीन्ड मीटिंग। हाँ, आप कैंसिल भी कर सकते हो, पोस्टपोन भी कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉल की हुई है। इसके लिए क्या हो सकता है, आप जब मीटिंग लेते हो तो विथ ड्यू नोटिस आप क्या बता सकते हो कि ये मीटिंग क्या हो गई है, कैंसिल भी हो गई है या तो पोस्टपोन हो गई है, लेकिन मीटिंग आपको विद इन दैट टाइम यू हैव टू कन्वीन द मीटिंग। हाँ, और अगर ऐसा आप करते हो तो डायरेक्टर्स के ऊपर जो फाइन की ये दी हुई है उससे उन्हें छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि दे कॉल द मीटिंग, बराबर है, लेकिन ड्यू टू फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके एनुअल अकाउंट्स जो है रेडी नहीं है, तो यू हैव टू मेंशन दैट ड्यू टू द इनकम्प्लीशन ऑफ द एनुअल अकाउंट्स it is not possible to present the annual accounts before the meeting, and that's why the meeting is postponed. ठीक है,
चलो आगे क्या है, डे, आवर एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। डे कौन सा होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे को छोड़ के किसी भी दिन आप आपकी कंपनी की मीटिंग ले सकते हैं। और कौन से होने चाहिए, 9 to 6, 9 AM to 6 PM, ये टाइमिंग से उसके बीच में आप कभी भी आपकी कंपनी की मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो। देखिए उन्होंने शुरू करने के लिए बोला है, वो ख़त्म हो सकता है आपके 6 बजे के बाद भी, लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू कॉल द मीटिंग, दैट मीन्स द आवर शुड बी बिटवीन 9 to 6 PM, ठीक है, 9 AM to 6 PM। और प्लेस क्या है, ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो फिर जिस प्लेस में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस सिटी में है या जिस विलेज में है, कोई भी वहाँ की एक प्लेस जहाँ पे आप आपकी मीटिंग जो है वो कन्वीन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है नोटिस ऑफ मीटिंग। आपको मालूम है कि 21 डेज क्लियर डेज है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर डेज? क्लियर डेज का मतलब ये होता है कि उसके हाथ में 21 डेज तक के वो नोटिस आना जरूरी है। और एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि आज मैंने आपको मीटिंग के लिए नोटिस भेजी है, तो दैट डे शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। आज गई है यानी आपके हाथ में 21 फुल क्लियर डेज नहीं रहेगी। समझ लीजिए मैंने अभी जैसे 11 बजे भेजी हुई है, और ये अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 11 बजे का जो टाइम है दैट डू नॉट मेक द डे अ फुल डे, बराबर है। इसलिए क्लियर डेज का मतलब होता है कि जिस दिन आपने नोटिस छोड़ी है वो दिन को छोड़ के, और जिस दिन आपकी मीटिंग है वो दिन को भी छोड़ के। फिर दूसरा और एक बता दूँ यहाँ पे कि जैसे आप बाय पोस्ट सेंड कर रहे हो, तो बाय पोस्ट सेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट इट नीड्स 2 days टू रीच द नोटिस इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स, बराबर है। द मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस, ये समझा जाता है। इसलिए इसके लिए 48 डेज का और एक पीरियड दिया हुआ है कि 48 आवर्स, बराबर है, यानी 48 घंटे प्लस ये 2 दिन, इस तरह से 4 दिन की छूट, यानी आपको 21 दिन दिए हुए हैं, तो आपको कब तक के देना चाहिए, बिफोर 25 days you have to serve the notice on to all the entitled members, that means entitled to present at the meeting, ठीक है। तो ये होता है क्लियर डेज का मतलब। देखिए जैसे मैंने कहा कि 21 डेज की होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है या कुछ ऐसे रीजंस है जो अनअवॉइडेबल थे, इसके वजह से यू कैन नॉट सर्व द नोटिस ऑफ 21 क्लियर डेज, तो ऐसे इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है 95% of total members who are entitled to attend the meeting must give their sanction, यानी उन्होंने 95% जो मेंबर्स है जो एंटाइटल है, यानी जिनको अधिकार है सभा में उपस्थित रहने का, उनसे आपको परमिशन लेनी जरूरी है। अगर वो परमिट करते हैं कि हाँ आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, देन ओनली दैट मीटिंग विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड मीटिंग। क्लियर है, समझ में आया है? अगर नहीं समझा है तो पूछिए। ये एनुअल जनरल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में आपका ये कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। हम लोग इसको फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।